हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वर्मा लॉ क्लासेस। जो हमारा आज का टॉपिक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो यानी कि इकोनॉमिक्स का ये सब्जेक्ट है, यानी कि +2 में जब हम बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं या एलएलबी में है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है। उसमें जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की मतलब उपभोक्ता के व्यवहार की और डिमांड की बात करते हैं और प्रोडक्शन की बात करते हैं और मार्केट की बात करते हैं, यह यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इनमें क्वेश्चन जो श्योर आता ही आता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जिनका आना मतलब श्योर ही है। 99% वो क्वेश्चन आते हैं और आपको इजीली वे और विद ट्रिक्स आपको ये क्वेश्चन बताए जाएंगे ताकि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगे और आसानी से समझ आ सके। और मेरे स्टूडेंटों के लिए आपको ये वीडियो देखिए और इनका जो आपको रिटन मैटर है वो मैं आपको सेंड करता रहूँगा। जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको डेली की डेली एक पेज है वो रिटर्न मैटर मिलता रहेगा। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। जो पिछली वीडियो भी है उसमें आपको पहले 2 लेसनों की वीडियो दे चुका हूँ मैं, और उसको आप ध्यान से सुनिए, आपको रिटर्न मटेरियल वो मिलता रहेगा। और बाकी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप जो +2 की बुक है या माइक्रो इकोनॉमिक्स की TR जैन की बुक्स है उसमें जो आप फर्स्ट 2 लेसन है हमारी 2 पहले वीडियो डली हुई है वो आराम से उनसे कर सकते हैं। और जो इस वीडियो से आपके यानी कि 3rd और 4th लेसन या 5th लेसन तीनों लेसन कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो से आपके ये तीनों लेसन भी कवर हो जाएंगे और डिमांड के और जो कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखते हम बात करेंगे आज कंज्यूमर बिहेवियर की। थोड़ा बहुत पिछला बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, VST बोला जाता है, VST अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र अर्थ प्लस में शास्त्र 2 वर्ड से मिलके बना है। अर्थ होता है पैसा, वेल्थ, धन से रिलेटेड मतलब धन संबंधी ज्ञान है वो हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। और एडम स्मिथ भी ये कहते हैं जो फादर है। और इसमें बताया था आपको सिर्फ ये बातें ध्यान देने की है कि हमारी अनलिमिटेड क्या होती हैं, वांट्स होती हैं। जो हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। हमारे साधन क्या होते हैं, लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड या स्केयर होते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं। और इस क्या होती है, अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। आपको पता है एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे लैंड है, ज़मीन है, भूमि है, वो सीमित है लेकिन उसके क्या कई यूज़ हो सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, होटल में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है। तो आपको क्या देखना होता है, जब इंडिविजुअल माइक्रो लेवल की बात करते हैं तब तो हम देखते हैं सेटिस्फैक्शन, कि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। और जब हम मैक्रो लेवल पे देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में, तब हम देखेंगे वेलफेयर के बारे में, यानी कि कल्याण के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो ये चीज़ ये आपको मीनिंग बताया था। और उसके बाद में हमने की थी जो मेन उसमें टॉपिक है PPC कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं इसको, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें अब जो ये तीसरा लेसन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी ये 2 पॉइंट कवर होते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से आप कर सकते हैं। जो इसमें जो कर्व बनती है ये कर्व है वो कनकेव होती है, न तो उधर बोलते हैं इसको। क्यों होती है, क्योंकि आपको बताया था जो X यूनिट का प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे थे, X यूनिट का प्रोडक्शन है वो हम सेम बढ़ाते हैं, तो Y प्रोडक्शन का है जो हम क्या है, मोर एंड मोर यूनिट, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट क्या करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आपने जो वीडियो देखी थी उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले जो डिफरेंस था वो 2 का था, फिर 4 का था, फिर वो 6 का हो गया था। यानी कि इसमें डिफरेंस क्या है, मोर एंड मोर यूनिट आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे थे, इसलिए ये कौन सी शेप होती है, कनकेव शेप होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताया था आपको,
टेक्निक्स आपको दी होंगी, मतलब तकनीक दी होगी, साधन आपको दिए होंगे, वो मतलब स्थिर रहते हैं, कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं होता। दो जो गुड्स हैं उनकी आपको ऑप्शन दिए होते हैं अलग अलग, और उसके लिए एक कर्व बनाते हैं। टू गुड्स कोई भी ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो, वीट राइस ले सकते हो, वीट क्लॉथ ले सकते हो, राइस क्लॉथ ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहिए। दो वस्तु उनके द्वारा जो बनती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसी से हम आज क्या जो टॉपिक है हमारा क्या करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है, कंज्यूमर कौन सा होता है, उपभोक्ता होता है, और बिहेवियर का मतलब व्यवहार होता है। उपभोक्ता और ग्राहक में फ़र्क याद कर लीजिए, यानी कि आपको पहले भी बताया हुआ है। उपभोक्ता, कंज्यूमर और कस्टमर में जो डिफरेंस है, कंज्यूमर होता है वो जो भी हम वस्तुएं और सेवाएं होता है उसका लास्ट यूज़र होता है, मतलब वो सेल नहीं करता, वो खुद यूज़ करता है। लेकिन जो कस्टमर होता है वो इसके आगे क्या आता है, रियल सेल के लिए भी खरीदता है। मेन डिफरेंस यही है कि जैसे कोई ग्राहक है वो आगे इसको रीसेल भी कर देता है, लेकिन उपभोक्ता होता है वो लास्ट यूज़र होता है, मतलब वो अगर गुड्स को परचेज़ कर रहा है या सर्विस कर रहा है, परचेज़ कर रहा है, तो वो यूज़ ही करेगा उसका मतलब लास्ट। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। उपभोक्ता के व्यवहार सिंपल है कि हम किसकी बात करेंगे, जब भी उपभोक्ता के व्यवहार करेंगे वो क्या चाहेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी कि हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हमें क्या चाहिए, अधिकतम संतुष्टि, तभी हम उस चीज़ को खरीदते हैं। इसमें जो टॉपिक शुरू होगा वो हमारा उपयोगिता से होगा। उपयोगिता को बोलते हैं यूटिलिटी इंग्लिश में, और यूटिलिटी का मतलब होता है पावर टू सेटिस्फैक्शन, यानी कि संतुष्ट करने की योग्यता। संतुष्टि यानी कि संतुष्ट करने की, संतुष्टि प्रदान करने की योग्यता। आपको पता है जैसे मैं पेन है लिख रहा हूँ तो ये मुझको कितना सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्या होगी, इस पेन की यूटिलिटी होगी। यानी कि ये पेज है, यानी कि ये पेज इस पे लिख रहा हूँ तो मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है, वो इसकी क्या हो जाती है, यूटिलिटी हो जाती है। और यूटिलिटी को ही हम ध्यान में रखते हैं। इसमें जब हम बात करेंगे आपको बता देता हूँ, TUMU की बात करते हैं, ये होती है टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता बोलते हैं इसको। और M को क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को क्या बोलेंगे हम, सीमांत उपयोगिता बोलेंगे। इसमें सीमांत, इसको सीमांत बोलेंगे। MU को याद रखना हमेशा ही जब भी आ जाएगा। T को हम कुल बोलते हैं टोटल, M को हम मार्जिनल यानी कि सीमांत बोलते हैं। और सीमांत की जब बात आ जाएगी हमेशा याद रखना चेंज की बात होती है, परिवर्तन की बात होती है। हमने पहले भी किया था, मार्जिनली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किया था, उसमें भी हम क्या करते थे, चेंज की बात करते थे। तो इसमें टोटल यूटिलिटी और MU की बात करेंगे। यानी कि अब मान लो सिंपल रोटी के टुकड़े हैं, आपको भूख लगी हुई है, तो आप जैसे ही रोटी का पहला टुकड़ा खाओगे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी, दूसरा टुकड़ा खाओगे उससे कम सेटिस्फैक्शन होगी, तीसरा टुकड़ा खाओगे उससे कम, और आपकी सेटिस्फैक्शन क्या है, कम होती चलती जा रही है। यानी कि 10 टुकड़े खाते हो, मान लो आपकी भूख क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो यह मान लो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी, जहाँ पे आपको क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो जाए। यानी कि जिन्हें 10 टुकड़ों को खाने से आपको जो यानी कि जितनी भी यूटिलिटी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी हो जाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है जितने भी टुकड़े खाएंगे, मतलब टोटल यूटिलिटी में जो चेंज हो जाएगा बटा जितना चेंज होगा आपकी क्वांटिटी में, वो क्या हो जाएगा, MU हो जाएगा। और TU का मतलब जितने टुकड़ों से आपको टोटल यानी कि यूटिलिटी मिलेगी, जितनी उपयोगिता आपको मिलेगी वो क्या हो जाएगी। और एक याद रखना, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो आपकी TU क्या हो जाएगी, हाईएस्ट। ये पॉइंट आपको हमेशा ही मिलेगा। मतलब जब आपको सीमांत उपयोगिता मतलब है पहले टुकड़े खाने से जो सेटिस्फैक्शन मिली, दूसरे से मिली, तीसरे से, ऐसे जैसे जैसे आप खाते जाओगे एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी सेटिस्फैक्शन 0 हो जाएगी। मतलब आप अगर रोटी का और टुकड़ा खाते हो तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं होती, उसके बाद आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। मतलब
पेट भर जाता है तो उसके बाद हमें क्या हो जाती है, यानी कि सेटिस्फैक्शन है वो बंद हो जाती है होना। तो वहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी, 0। वहाँ पे आपकी कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्योंकि उसके बाद अगर रोटी का टुकड़ा खाओगे तो आपकी उपयोगिता क्या है, डिक्रीज़ होने लग जाती है। ये इनका क्या आएगा, रिलेशन आएगा। ये इम्पोर्टेंट है, आप कर सकते हो। और जो आपकी शेप बनेगी, और ये हमेशा इस प्रकार की शेप बनती होती है आपकी जब भी आप बनाओगे, DU, और इधर से बनाओगे आप बना लो MU की। और सिंपल ध्यान रखना, जहाँ पे इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे इसका यानी कि ये पॉइंट होगा, सीधी लाइन आएगी यहाँ से, ये MU की आ जाएगी। जहाँ पे ये 0 होगी तो यहाँ पे TU क्या होगी, हाईएस्ट। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये डायग्राम बहुत जगह आपका यूज़ होगा। जहाँ पे भी आप, अगर आपके अलग अलग चैप्टर आएंगे, प्रोडक्शन चैप्टर आएगा उत्पादन का, वहाँ पे भी रेवेन्यू चैप्टर आता है, वहाँ पे भी यूटिलिटी चैप्टर आता है, वहाँ पे भी, और कॉस्ट में भी आपको ये मिलेगा। यानी कि ये चीज़ आपको आनी है। T और M का मीनिंग आप क्लियर कर लो, आपको बहुत जगह आपकी ये बात आएगी। टोटल, M का मतलब मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब हमेशा चेंज से होता है। और एक आपको आएगा A, एवरेज बोलते हैं। एवरेज आपको पता है कि औसत होती है, और औसत आपको पता है कैसे निकालते हैं, जब हम टोटल को जितनी यूनिट होती है उससे डिवाइड कर देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, पर यूनिट वैल्यू आ जाती है, जिसको हम एवरेज बोलते हैं। हम मान लो सिंपल एग्जांपल है, 10 पेन है, 50 रुपये की खरीद रहे हो तो 50/10 पर पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ये इसकी क्या हो जाती है, एवरेज। ये तीनों पॉइंट आपके आएंगे, टोटल आता है, मार्जिनल आता है और एवरेज आता है। इसको आपको करना है। अब जो इस चैप्टर में टॉपिक में है, जो मेन है, आपको वो बता देता हूँ। इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे हम। इंडिफरेंस कर्व को बोलते हैं तटस्थ वक्र बोलते हैं। मतलब ऐसी कर्व है जिसमें आपकी यानी कि सेटिस्फैक्शन को बताया जाता है, संतुष्टि को। ये कर्व है जो इसका डायग्राम ऐसे होगा, दो गुड्स होती हैं X और Y, यानी कि इनके हर एक पॉइंट पे आपकी जो सेटिस्फैक्शन है, जितनी आपको यूटिलिटी प्राप्त हुई, सेटिस्फैक्शन आपको बताया था, वो क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन इनके दोनों वस्तुओं के क्या होंगे, कम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, चेंज होते रहेंगे। और लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि ये शेप कौन सी होगी, कन्वेक्स होगी, उसको गुणोत्तर बोलते हैं। वहाँ जो PPC में थी वो शेप कौन सी थी, कनकेव, जिसको नतोदर बोला जाता था। उसमें क्या था, जो सेक्रीफाइस था वो बढ़ रहा था। लेकिन इसमें जो हम सेक्रीफाइस करेंगे वो क्या होगा, हर बार कम होता जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले जो सेक्रीफाइस था वो 3, फिर सेक्रीफाइस था वो 2, फिर सेक्रीफाइस था वो 1। इधर से हम आप एक एक यूनिट भराते जाओ, 1 2 3 4। यहाँ सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, हर बार कम हो रहा है। उसमें हम हर बार अपोजिट करते थे। ये था कि जैसे आप प्रोडक्शन यानी कि X का बढ़ा रहे हो तो Y की क्या ज़्यादा यूनिट का क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो वो कौन सी शेप बनती थी, कनकेव, नतोदर शेप। ये इसका रीज़न है। और ये क्वेश्चन बार बार आता है, आप चाहे HTET का एग्ज़ाम दो, चाहे नेट के एग्ज़ाम है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। हायर लेवल पे भी आपको काम देंगे कि कौन सी शेप होती है, याद रखना कनकेव और कन्वेक्स कब बनती है, तो इस प्रकार ये बनेगी। तो इसमें क्या होगा, ये आए बार क्या होता रहेगा, कम, क्योंकि दो वस्तुएं X और Y। यानी कि मान लो कि आपके पास Y वस्तु है, उसकी ज़्यादा क्वांटिटी है, X की कम, लेकिन एक बार तो आप क्या करोगे, ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे। लेकिन जैसे जैसे Y की क्वांटिटी आपके पास कम होती जाएगी तो आपके पास क्या है, Y की वैल्यू उस क्वांटिटी से जो सेटिस्फैक्शन होगी उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसकी क्वांटिटी तो कम हो रही है, इसकी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसकी क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन इसकी जो क्वांटिटी वो कम हो रही है, इसलिए इससे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रहा है। पहले तो आप क्या ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे, बाद में कम करोगे। इतना ही याद रखना। और एक याद रखना, ये इसकी विशेषताएं बता रहा हूँ,
ना ये कभी एक्स को टच करेगी ना कभी वाई को, क्योंकि हमने दो गुड्स लेनी है, इसलिए कभी इसकी वैल्यू जीरो और इसकी नहीं जीरो हो सकती। और एक हायर जो कर्व होती है, जो इससे हायर कर्व बनेगी ये चीज़, वो इसको हाई सेटिस्फैक्शन देगी। और ये कभी भी एक दूसरे को एक पॉइंट पे नहीं काटेंगी, ऐसे नहीं काटेंगी, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों पे जो सेटिस्फैक्शन हो रही है वो सेम हो जाएगी, इसलिए ये कभी नहीं हो सकता। और इसकी जो शेप बनेगी वो कन्वेक्स बनेगी, उसका ढलान वो नीचे की ओर होता है। ये चीज़ आप याद रखोगे, ये इसकी फीचर्स आती हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर में, आपको बता रहा हूँ, यानी कि आपको बेस क्लियर करवा रहा हूँ। बाकी आप जब पढ़ोगे और आपको टीचर करवाएंगे तब आपको ये टॉपिक क्या अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, यानी कि वक्र की ये विशेषताएं मिलेंगी आपको। और उसके बाद जो हम बजट लाइन की बात करते हैं, बजट लाइन इस प्रकार की होगी। इसमें क्या होगा, आपको 2 गुड्स वही एक्स और वाई, उसके प्राइस दिए होंगे, यानी कि कीमत दी होगी, और आपको आय दी होगी, आपकी इनकम भी दी होगी। और उससे आप क्या कर सकते हैं, 2 गुड्स का मान लो कि आपके पास 60 रुपये हैं, और एक गुड्स की कीमत 1 है, एक की कीमत 2 है। मान लो एक्स की कीमत 1 है, वाई की कीमत 2 है। इसकी आप अगर 0 खरीदते हो तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी यूनिट खरीद सकते हो आप, 30, क्योंकि 30 दूनी 60। इसकी 0 खरीदते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कितनी खरीद सकते हो, 60। यहाँ पे 60 पे पॉइंट काट लो, यहाँ पे 30 पे पॉइंट काट लो, ये मिला लो। और बाकी जो बीच के पॉइंट आएंगे वहाँ पे ये पॉइंट लगते रहते हैं। जैसे इनको मिलाओगे तो ये कर्व तैयार हो जाएगी। कोई भी आप मान सकते हो, इसकी मान लो कि आप, यानी कि इस पे 0.30 था, इस पे मान लो 20 रुपये, 20 आ गई, तो आगे इस पे भी क्या आ जाएंगी, 40 रुपये बच गए, 20 यूनिट इसकी आ जाएंगी। इसी प्रकार इस पे अगर आप 10 रुपये, ठीक है, इस प्रकार के ये आपके कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे और आप ये कर्व तैयार हो जाएगी। और जहाँ पे सेटिस्फैक्शन कहाँ पे होगी, आगे देखते हैं। जो इनकी अगर उपभोक्ता संतुलन, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कहाँ ये संतुलन की स्थिति में होगा। संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व, जो हमारी तटस्थ वक्र है, दोनों को क्या करेगी, कट करेगी। इसको सही बना लेना, इस प्रकार की कर्व आएगी जब पेन से करोगे, आईसी वक्र हो जाएगा। ये अपनी बजट लाइन जहाँ पे ये करेगी वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और ये ऊपर जो होता है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है। अगर ये आपकी बुक में देख लेना दिया हुआ, तो हायर क्लासेस में आपको पढ़ता है कि इसको आधिक्य बोलते हैं, उपभोक्ता आधिक्य बोलते हैं, संतुलन यहाँ पे होता है। ये चीज़ आपको मिलेगी, ये आपका यानी कि मेन है, मेन क्वेश्चन है जो थर्ड में आपको यही मिलेगा कि बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन आप बता सकते हो, 2 प्रोडक्ट होते हैं, उसमें आपको कीमत दी होती है और आय दी होती है, और उनका आपने कम्बिनेशन लेना होता है कि मान लो इसकी कीमत 1 रुपये है, इसकी कीमत 2 रुपये, इससे आप कितनी गुड्स खरीद सकते हो, उनको पॉइंट लगा दो और उस लाइन को मिला दोगे तो ये बजट लाइन बन जाएगी। इसी प्रकार आपको इंडिफरेंस कर्व बनानी है, तो एक वस्तु ये ले रहे हैं 1 2 3 4, इसमें जो है एक एक बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं, हर बार कम कर रहे हैं। पहले 10 थी, फिर 10 से कम होकर 7 होगी, फिर उससे 5 होगी, फिर उससे 4 होगी, यानी कि पहले 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। इस प्रकार ये इनको मिलाओगे तो ये शेप बन जाएगी। ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है ये डायग्राम, इजीली आप कर सकते हो। और दोनों को जहाँ मिलाओगे, बजट लाइन और इस कर्व को, दोनों को जहाँ पे मिलाओगे, जहाँ पे ये कट करेगी वहाँ पे क्या आ जाएगा, संतुलन आ जाएगा। ये है। फिर आपने करना है 2 वस्तुओं के केस में और 1 वस्तु के केस में। इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वही मार्जिनल यूटिलिटी का यूज़ करेंगे और कीमत का यूज़ करेंगे। 2 चीज़ों का यूज़ होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कीमत और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये वस्तु की आएगी। सीमांत उपयोगिता वस्तु की, ये पैसे की। पैसे की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, रुपए की, MUM लिखते हैं उसको। मान लो कि आपके पास लाख रुपए हैं, तो लाख रुपए हैं तो आपके पास क्या हो जाएगी, 1000 की जो, यानी कि आपके लिए 1000 रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम है। लेकिन आपके पास अगर 10,000 रुपये हों तो आपके लिए 1000 रुपये की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ये आपको क्या मानते हैं,
रुपये की यानी कि सीमांत उपयोगिता। रुपये की वैल्यू आपके लिए क्या है? जब आपके पास लाख रुपए तो आपके लिए 1000 रुपये की वैल्यू कुछ नहीं होगी, लेकिन आपके पास 10,000 रुपये तो आपके पास 1000 की वैल्यू बहुत कुछ है। अगर 1000 ही हैं तो 1000 की वैल्यू आपके लिए उससे भी ये चीज़ें हैं। तो इसलिए जो आप एक वस्तु के केस में करेंगे तो ये याद रखना, MUX लेंगे, इक्वेशन है ये याद रखनी है। PX प्राइस दिया होगा और ये किसकी इक्वल होनी चाहिए? MUM की। ये डायग्राम बनेगा। आपको बताया था सीमांत उपयोगिता स्टार्टिंग में वो आपकी डिक्रीज होती रहती है, नीचे चली जाएगी, और MUM क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहता है। जहाँ पे ये काटेगी ये आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है इस पे। हाँ, इसी प्रकार अगर दो वस्तुएं हैं तो एक वस्तु MUX PX मान लो, दूसरी वस्तु Y मान लिया, बस यहाँ Y आ जाएगा और यहाँ MUM आ जाएगा। सिंपल है। यहाँ पे आप X वस्तु का बना लो, यहाँ पे आप डायग्राम बना लो Y का, इसी में कर रहा हूँ। और यहाँ पे बस ये इसको यहाँ पे मिलाओगे, जहाँ पे ये कट करेगी इस पॉइंट को, वहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। आपके डायग्राम दिया हुआ है, दोबारा बना देता हूँ। ये यानी कि ये लाइन खींचनी है आपने, इधर से ये लाइन आ रही है, इधर से ये लाइन आ रही है, जहाँ पे ये टच करेंगी वहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। इधर से इधर की इसकी वस्तुएं की स्टार्ट करनी है, इधर से इधर, क्योंकि ये X का डायग्राम इस प्रकार है, Y का डायग्राम यहाँ ले रही। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो? दोनों को बना सकते हो। जो तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, उसमें आपके यही 3 क्वेश्चन बनते हैं जो मेन बनते हैं। इंडिफरेंस कर्व बनेगा, बजट लाइन बढ़ेगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये 2 वस्तु के केस में और 1 वस्तु के केस में। धीरे धीरे वीडियो आप देखते रहिए, उस टॉपिक को पढ़िए, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक क्या है, जैसे आपकी रेगुलर क्लासेस लगेंगी और आपको मेन ये +2 वालों के लिए बता रहा हूँ, या जो भी यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे LLB में, अगर आपको टीचर पढ़ा चुके होंगे तो आपको क्या ये टॉपिक आसानी से समझ आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे डिमांड की। इसको हिंदी में बोलते हैं मांग। जो मेन टॉपिक है वो बता रहा हूँ पहले, क्योंकि टॉपिक में आपको क्या है, आपको यानी कि मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जब तक मैं आपको मीनिंग नहीं क्लियर होगा अच्छी तरह का, वो चीज़ आपको बोरिंग ही लगेगी। मांग का मतलब याद रखना, एक आपकी इच्छा होती है और एक आपकी योग्यता होती है। दोनों प्लस होंगी तभी आपकी क्या बनेगी? डिमांड बनेगी। इच्छा का मतलब डिज़ायर होती है आपकी, योग्यता का मतलब एबिलिटी। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप टीवी खरीदने को तैयार है, मतलब इच्छा भी आपकी, तो वो क्या हो जाएगी? दोनों मिलके क्या हो जाएंगी? मांग बन जाएगी, यानी कि डिमांड। यानी कि डिज़ायर और एबिलिटी दोनों आपस में मिलेंगी तभी आपकी डिमांड बनेगी। मतलब आप खरीदने की इच्छुक भी हैं और आपके पास योग्यता भी है, मतलब आप टीवी खरीदना भी चाहते हैं और आपके पास 10,000 रुपये भी है, वो आपकी क्या बनेगी? डिमांड। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? जो डिमांड दी हुई है वो क्या दी हुई है? अलग अलग प्राइस पे दी होती है, डिफरेंट प्राइस पे दी होती है। याद रखना, डिफरेंट प्राइस होते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी का मतलब मात्रा, कि मान लो सिंपल है कि प्राइस 1 है तो आप खरीदने के मान लो 100 खरीदने को तैयार है, लेकिन प्राइस 2 रुपये हो जाता है तो आप खरीदने को 80, प्राइस 3 हो जाता है तो आप 70। ये चीज़ें आपको मिलेगी। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगी? आपकी मांग, डिमांड। आगे है मांगी की मात्रा। और क्वांटिटी डिमांडेड, इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, ये भी 1 नंबर में कभी पूछ सकते हैं। मांगी की मात्रा होती है वो एक निश्चित कीमत पे होती है, एक स्पेसिफिक कीमत होगी और स्पेसिफिक की क्वांटिटी होगी। जैसे ये है 2 रुपये पे कितनी खरीद रहे हो? 80, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है या मांगी की मात्रा है। जब डिमांड का डायग्राम बनाओगे, डिमांड का डायग्राम क्या होता है? इस प्रकार का होता
ये DD वक्र बनेगा। तो जैसे आपको टेबल बताई थी कि प्राइस 1 है तो आप 100 खरीदते, 2 पे 80, 3 पे 70। जैसे ही आप पॉइंटों को मिलाओगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, इनको मिलाओगे तो डिमांड कर्व बन जाएगी। और ये क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी कि याद रखना, प्राइस और डिमांड दोनों का रिलेशन क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव रिलेशन बताते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड आपकी क्या होगी, इनवर्स कम होगी। लेकिन आगे कुछ केस हैं जहाँ पे हम मांग के नियम के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। कुछ अपवाद दिए हुए हैं जहाँ पे मांग का नियम अप्लाई नहीं होता। यही मांग का नियम है, जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे डिमांड। लेकिन आपको सबसे पहले मांग को प्रभावित करने वाले तत्व पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके 9 टॉपिक हैं, 9 पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये आसानी से समझ आ गई तो ये टॉपिक आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि इसमें आपका जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है श्योर आएगा, और बड़ा क्वेश्चन ही आता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, श्योर आना है, क्योंकि ये 6 नंबर का टॉपिक है और आपका ईजिली से ये 6 नंबर का आ जाता है। और ये आपको इम्पोर्टेंट भी है, जो फर्स्ट बुक का है ये। और इसलिए ध्यान से समझ लेना कि डिमांड का आपको अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ आपको बता दिया कि इच्छा और योग्यता, यानी कि आप में इच्छा भी होनी चाहिए और एबिलिटी, योग्यता भी होनी चाहिए, वो आपकी क्या कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी। अब इसके अलावा इनको प्रभावित यानी कि इफेक्ट करने वाले तत्व कौन से हैं मांग को, सिंपल याद रखोगे, वस्तु की अपनी कीमत। अपनी कीमत मतलब खुद का प्राइस, ये तो आपको पता है कीमत, और हमने डिमांड का रिलेशन बताया है कि मान लो 10 रुपये है, बाद में 8 रुपये हो जाती है, इससे भी क्या होगी, हमारी डिमांड क्या होगी, कम ज़्यादा होगी। सेकंड, संबंधित वस्तु की कीमत, रिलेटिव गुड्स की। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो स्थापन वस्तुएं होती हैं जिनको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक होती हैं पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री। इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं का आप बोलेंगे। सब्स्टिट्यूट होती है स्थापन, स्थापन मतलब एक की जगह जो दूसरा स्थान ले ले, यानी कि एक वस्तु ना मिले तो उसकी जगह आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं, वो होती है स्थापन। एग्जाम्पल है चाय और कॉफ़ी, कोका कोला और पेप्सी ले सकते हो, थम्स अप ले सकते हो, फ्रूटी स्लाइस का ले सकते हो। यानी कि आपको अगर चाय ना मिले तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं, यानी कि चाय की जगह कॉफ़ी चल जाती है। कोका कोला ना मिले पेप्सी पी लो, पेप्सी ना मिले थम्स अप पी लो, फ्रूटी ना मिले तो स्लाइस। ये यानी ऑप्शन है, यानी कि एक की जगह आप दूसरा यूज़ कर सकते हो। और सेकंड, कॉम्प्लीमेंट्री होती है पूरक। पूरक का मतलब है जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, जैसे कार और पेट्रोल, पेन और इंक। यानी कि कार में क्या चाहिए, पेट्रोल, पेन को चलाने के लिए क्या चाहिए, इंक। ये एक दूसरे को क्या करती हैं, कंप्लीट करती हैं। जो इनके अगर प्राइस में भी चेंज होता है, चाय और कॉफ़ी दोनों में से किसी के प्राइस में भी चेंज होता है तो भी डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसको हम आगे डिटेल में करेंगे, किस प्रकार के प्राइस से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये आपकी दूसरा पॉइंट है। स्थापन और पूरक वस्तुओं का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, आपको पॉइंट बिल्कुल ईजी लगेगा, पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा। थर्ड होता है उपभोक्ता की आय। आय भी आपको क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। आपको पता है जैसे ही आपकी वस्तु की कीमत कम होगी तो आपकी खरीदने की क्षमता क्या है, बढ़ जाएगी। ये आपको बता रहा हूँ मैं इंडिविजुअल डिमांड के लिए। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्तिगत डिमांड के लिए, एक आदमी जब करता है तब क्या है। और हम मार्केट के बारे में बाद में बात करेंगे, वो आ जाएगी बाज़ार की डिमांड के बारे में। तो उपभोक्ता की क्या आ जाएगी, आय। चौथा आ जाएगा रुचि और आदत, हैबिट बोलते हैं जिसको, इंटरेस्ट बोलते हैं, वो भी इफ़ेक्ट करता है। जब जैसे आपको कोई यानी कि जिसकी आदत है, हैबिट है, उसकी अगर आपकी हैबिट चेंज हो जाए
तो आपकी डिमांड में फ़र्क आ जाएगा। इंटरेस्ट चेंज हो जाए तब, मान लो आप पहले समोसा खाते हो, अब समोसा नहीं खाते, तो आपकी डिमांड में चेंज आ जाएगा उस प्रकार। फिफ्थ है संभावित कीमतें, यानी कि फ्यूचर में जो प्राइस बढ़ने से एक्सपेक्टेशंस हैं आपको। सिंपल एग्जांपल इसमें प्याज का आता है कि हमें पता है कि बाद में प्याज के रेट क्या है, हाई हो जाएंगे, इसलिए हम क्या है पहले से उसका स्टॉक कर लेते हैं घर में 1 या 2 बोरी, यानी कि उसको रख लेते हैं। ये क्विंटल प्याज है वो पहले से ही रख लेते हैं, क्योंकि उसकी पता है कि हमें वो क्या होगी, जो एक्सपेक्टेशन हाई होगी, यानी कि प्राइस हाई होंगे तो हमें क्या है ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी, इसलिए हम वो पहले से ही खरीद लेते हैं। ये 5 पॉइंट है वो हमारी व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल की, जो हम ऊपर बना रहे हैं। अब इसके बाद ये बाज़ार मांग। बाज़ार मांग का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति का बाज़ार मांग ले लो, बी का ले लो, दोनों को मिलाओगे, मान लो इसकी 4 यूनिट खरीद रहा है, ये 5 यूनिट खरीद रहा है, दोनों 9 यूनिट, तो ये मार्केट की बन जाएगी। प्राइस वो सेम ही रहेगा, ये 1 रुपये पे 1, तो 1 रुपये पे 9 आ जाएगी। इसका डिमांड वर्क है थोड़ा सा इस ओर बनेगा, जैसे बनाओगे आप, आपको पता चल जाएगा। यहाँ उसमें भी दिया हुआ आपका डी, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लैट। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे, इसमें 4 आते हैं। जनसंख्या आती है, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा डिमांड होगी, सिंपल पता है आपको। गवर्नमेंट नीति, सरकारी नीति क्या है, सरकार क्या करती है, सरकार अगर स्टॉक नहीं करने देती तो लोगों को वो मार्केट में उतारना पड़ेगा। जैसे किसी के प्राइस हाई हो जाएं तो लोग क्या करने लगते हैं, स्टॉक करने लग जाते हैं। स्टॉक करेंगे तो क्या हो गया, डिमांड तो उतनी है लेकिन सप्लाई कम कर देंगे तो प्राइस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, जैसे इन दिनों करते हैं। इसलिए सरकार अगर उन पे यानी कि ब्लैक मार्केटिंग को रोकेगी, उन पे छापा लगाएगी, उनको पकड़ेगी और उनको फोर्स करेगी कि वो मार्केट में सप्लाई दे, तो ये भी डिपेंड करता है। तीसरा मौसम और जलवायु का, सीजनल चेंज जिसको बोलते हैं। आपको पता है गर्मियों में है जो ठंडे पेय पदार्थ है उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, सर्दियों में जो गर्म और कपड़ों के मामले में भी आपको पता चेंज हो जाता है। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण बोलते हैं हिंदी में हम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि कितने लोग धनी हैं, कितने लोग गरीब हैं, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। सिंपल एग्जांपल दूं, अगर सिरसा है, सिस्टक है जो, उसमें अगर BMW का शोरूम खुल जाए, जो हैवी मतलब जिनकी गाड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा है, OD का शोरूम खुल जाए, तो आपको लगता है वहाँ पे डिमांड होगी? कभी नहीं, क्योंकि वहाँ पे इनकम क्या है, बहुत कम है। लेकिन यही अगर शोरूम मेट्रो सिटीज़ में खुले, मेट्रो मतलब दिल्ली वगैरह सिटी, वहाँ पे क्या होगी, डिमांड, क्योंकि वहाँ पे इनकम लेवल हाई होता है। तो ये पॉइंट आपको करने पड़ेंगे। 5 पॉइंट ये हैं और 4 पॉइंट ये हैं। ये टोटल आपके क्या है, 9 पॉइंट है। और ये 9 पॉइंट क्या करेंगे, आपको पूरा चैप्टर आसानी से आपको समझा देंगे, क्योंकि ये 9 पॉइंट आपके क्लियर हैं। तो दोबारा बता देता हूँ। एक वस्तु की कीमत होती है खुद की, एक संबंधित वस्तु की कीमत होती है जो उससे रिलेटिव होती है, 2 बताई थी, स्थापन और पूरक वस्तुएं। एक उपभोक्ता की आय होती है। उपभोक्ता की आय कौन सी होती है, वास्तविक आय मान लेंगे। एक तो होती है आपकी मौद्रिक आय, इसको समझा देता हूँ। मौद्रिक आय होती है जो आपको नगद मिलता है, पैसा। मान लो आपकी 100 रुपये पहले कमाई थी, अब 200 रुपये होगी, ठीक है। लेकिन ये तो होगी आपकी, मतलब 100 रुपये बढ़ गए, तो इसको मान लोगी कि आपकी मौद्रिक आय बढ़ गई। वास्तविक होती है जब हम इसको मौद्रिक आय को किससे भाग कर दे, प्राइस लेवल से, कीमत सतर से, तो हमारी वास्तविक। मान लो पहले 10 रुपये था कीमत, तो कितनी क्वांटिटी आ रही थी, 10 किलो खरीद रहे थे। अब वहीं कीमत क्या होगी, 20। अब भी कितना खरीद रहे हो, 10 रुपये। इसका मतलब हमारी रियल में खरीदने की क्षमता तो बढ़ी नहीं, क्यों 100 रुपये इनकम थी, प्राइस 10 था तो 10 किलो खरीद रहे थे। अब 200 होगी, प्राइस भी 20 हो गया, तो अब भी 10 किलो। तो इसका मतलब आपकी वास्तविक आय नहीं बढ़ी, ओनली मौद्रिक आय ही बढ़ी है, मॉनेटरी बोलते हैं जिसको। ये रियल इनकम होती है। उपभोक्ता रुचि और आदत बता दी और संभावित कीमतें बता दी, एक्सपेक्टेशन। इसमें जो आपकी CBSE की बुक में देखोगे, उसमें 2 ही पॉइंट दिए हुए हैं, जनसंख्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लेकिन HBSE की बुक में 4 पॉइंट दिए हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी दी हुई है, और मौसम और जलवायु, सीजनल और क्लाइमेट चेंज भी दिया हुआ है उससे।